नमस्कार मित्रों। चलो आज एक महान शख्सियत को विदा कर रहे हैं हम लोग और नमन के साथ उनको विदा करें। एक ऐसी शख्सियत जिनका संगीत की दुनिया में इस समय शिखर पर स्थान बना हुआ है और ये बना रहेगा काफ़ी अरसे तक। जो शून्य उनके जाने से उत्पन्न हुआ है वो जल्दी जल्दी भरने वाला नहीं है, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्यक्ति को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है और ये व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शायद संगीतकारों की जो एक पंक्ति है, शिखर पंक्ति, उसमें हमारे पास बहुत कम हस्ताक्षर रह गए हैं जिनकी चर्चा जो है वो बड़े गर्व के साथ और बड़े विवरण के साथ की जा सकती है। 84 साल के हो गए थे बिरजू महाराज और अंतिम सांस आज ले ली उन्होंने। और अंतिम सांस लेने के साथ साथ ही जो यादों का सिलसिला है, उनके बारे में स्मृतियों का जो सिलसिला है, वो बिल्कुल एक तूफ़ान की तरह से उमड़ पड़ा है और सभी लोग उनको, जो भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े भरे भरे स्वर में याद कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि संगीत में 3 चीज़ें आती हैं: नृत्य, गायन और वादन। और ये बिरजू महाराज अपनी पीढ़ी के शायद संभवतः एकमात्र ऐसे महान संगीतकार थे जिनको तीनों ही विधाओं में पूरी की पूरी एक प्रकार से पारंगत स्थिति प्राप्त थी। और उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और उनकी चर्चा लंबे अरसे तक इसलिए भी रहेगी कि हमारे देश में इनको कथक नृत्य का पर्याय माना जाता था, सिनोनिम, कि ये कथक नृत्य हो या बिरजू महाराज हो, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। ये एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आती है कि वो कालका बिंदादीन घराना था उनका, और उस घराने के व्यक्ति के पास ये सबसे बड़ी बात ये आ जाए कि उन्हें आचार्य तो मान ही लिया गया कथक शैली का, और साथ साथ ये भी आ जाए कि इनके बिना जल्दी जल्दी कथक शैली की जो परिकल्पना है उसकी व्याख्या करने वाला हमें शायद जल्दी जल्दी हमें नहीं मिल पाएगा। और जन्म इनका मैं आपको बता दूं कि 1938 में हुआ था। 4 फरवरी की तारीख थी, आने वाली है। फिर उनको दोबारा फिर लोग याद करेंगे कि ये जन्मदिन भी था, आज वो होते हमारे बीच में तो हम इसको विलक्षण ढंग से मनाते। किस ढंग से मनाते, इस बात की तैयारियां हो चुकी थी। बहुत सारे इनके शिष्य, इनकी शिष्याएँ इस बात की प्रतीक्षा में थी कि कब आचार्य का जन्मदिन आएगा और उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एक विशेष समारोह में कैसे उनके द्वारा दी गई जो देन है कथक शैली की, उसको मंच पर कैसे कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस बात का भी एक प्रकार से खाका बुना जा रहा था। और बहुत सारे कलाकार इसलिए भी चिंतित थे कि व्यापक स्तर पर तो ये शायद अनुमति ना मिले किसी बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने, किसी बहुत बड़े श्रोताओं के सामने, श्रोता वर्ग के सामने या दर्शक वर्ग के सामने, तो इसको ऑनलाइन किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि ये एक हमेशा के लिए स्मरणीय बन जाए। ये सारी योजनाएं जो हैं इन दिनों में चल रही थी, लेकिन बिरजू महाराज ने शायद उनको लगा कि सही अवसर है, चले जाना चाहिए, ये उनका अपना नज़रिया था। लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये एक गलत अवसर था और नियति ने हमसे वह नक्षत्र छीन लिया जिसकी हमें आज सख्त ज़रूरत थी। मित्रों, संगीत की दुनिया में सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है कि जब पूरा देश या पूरा परिवेश तनावग्रस्त हो, उस वक्त तनाव से मुक्ति या राहत के लिए कुछ एक मार्ग होते हैं जो हमें बहुत याद आते हैं। उनमें एक संगीत का मार्ग है, दूसरा सृजन का मार्ग है, लेखन का, कविताओं का। अब ये कि सारी की सारी जो कलाएं हैं, चाहे वो शायरी है, कवि सम्मेलन है, सृजनशीलता है, या किताबों के साथ डूबने की बात है, उनको पढ़ते पढ़ते किताबों के साथ बिल्कुल मग्न हो जाने की बात है, या फिर
जो संगीत की जो प्रस्तुतियां हैं अलग अलग, उनको याद किए जाने या उनका आयोजन किए जाने की बात है। ये सारी की सारी चीज़ें इस महामारी ने हमसे छीनी हैं और इनके बिना लगता है कि जैसे मानसिक रूप से सांस घुट सी रही है। हमें पूरी तरह से एक राहत देने वाली चीज़ें जो हैं वो एक प्रकार से प्रतिबंधों का शिकार होकर रह गई हैं। ऐसी स्थिति में बिरजू महाराज सरीखे शिखर पुरुष का जाना बहुत चुभता है। इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें मित्रों कर लें। जन्म इनका लखनऊ के एक घराने में हुआ था। घराने का नाम था कालका बिंदादीन घराना, बोला जाता था कालका बिंदादीन घराना। और बचपन में जब ये जन्म इनका हुआ तो उनका नाम रखा गया दुखहरण। पहला नाम क्या था? दुखहरण। ये एक विचित्र था कि एक व्यक्ति के आते ही सबके दुख जो है वो हरने वाली चीज़ जो है वो उसकी व्युत्पत्ति साथ हो गई है। क्योंकि जिस अस्पताल में इनका जन्म हुआ था उस दिन सिवाय इनके शेष सभी लड़कियां पैदा हुई थी और ये समझा जाता था कि ये दुखहरण है। हालांकि मैं समझता हूँ कि समय इतना बदल चुका है, परिभाषाएं बदल गई हैं। उस दिन बेशक ये 84 वर्ष पूर्व बेशक ये महसूस हुआ हो कि अद्वितीय घटना घटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बदलाव आ चुके हैं। स्वयं बिरजू महाराज भी इस बात को महसूस करते थे कि देवियों का जो आगमन है उसको ज़्यादा शुभ माना जाना चाहिए। लेकिन मित्रों वो परिवेश जो था आज से 8 या 9 दशक पहले का, वो परिवेश अलग था। उसमें यह था कि जिस अस्पताल में जन्मे उस दिन इनको छोड़कर सभी लड़कियां पैदा हुई, तो लोगों ने उस वक्त भी कुछ टिप्पणियां उस वक्त के बारे में बाद में भी आई कि ये तो जैसे रासमय हो गया सारा का सारा जो वातावरण है, इसमें रस घोलने वाला जो है व्यक्ति हमारे बीच में आया है। तो एक अजीब सी अलग ढंग की जो फीलिंग थी, जो एहसास था, वो उस दिन पूरे के पूरे परिवेश में था। क्योंकि एक घराने में, संगीत के घराने में यदि कोई नया हस्ताक्षर होता है, दर्ज होता है, तो उस वक्त ये महसूस किया जाता है कि अब जो परंपराएं हैं इस घराने की, जो संगीत की परंपराएं हैं, उनको और आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति, एक शख्स हमारे बीच में उसने जन्म लिया है और आने वाले वक्त में ये संगीत को बिल्कुल नई ऊंचाइयां प्रदान करने में समर्थ सिद्ध होगा। और ये मित्रों सही हुआ भी। बचपन का नाम जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में इनका नाम दुखहरण रखा गया। बाद में जब विधि पूर्वक जब नामकरण की बारी आई तो ब्रजमोहन नाम कर दिया गया। और ब्रजमोहन जो है वो बिगड़ते बिगड़ते बिरजू महाराज हो गए। और बिरजू महाराज जो हैं वो ज़्यादा सार्थक ढंग से उनको याद किया जाने लगा इसी ढंग से। और मित्रों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनके 5 बच्चे हैं, नाती पोते सब कुछ है। और 3 बच्चे इनके जो है वो संगीत की दुनिया को समर्पित हैं। उनमें ममता महाराज, दीपक महाराज और जयकिशन महाराज, तीनों का कथक की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान बना हुआ है। और अब भी जितना देदीप्यमान इनका कद रहा है संगीत की दुनिया में, कथक की दुनिया में, उतना ही कद जो है इन तीनों संतानों का भी बनता जा रहा है, विकसित हो रहा है। और ये बड़े सम्मान के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ी हुई जो 3 विभूतियां हैं, ये बिरजू महाराज ने हमें सौंपी हैं। हमें इन सब का स्वागत करना चाहिए। और सम्मानों की जहाँ तक बात थी मित्र, उनको लगभग सभी कला और साहित्य के क्षेत्र के लगभग सभी सम्मान इनको मिल चुके थे। उनमें जो मिले, उनमें सबसे बड़ा जो सम्मान माना जाता है वो कालिदास सम्मान माना जाता है। वो भी इनको मिला। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार या सम्मान जो है वो तो स्वाभाविक रूप से इनको मिलना ही था, क्योंकि इनका कोई विकल्प और कोई विचाराधीन हो ही नहीं सकता। जब इनको ये सम्मान मिला तो उस वक्त ये बहुत सारे नाम प्रस्ताव और भी थे, लेकिन जब इनका नाम आया तो सभी प्रस्तावकों ने कहा कि ये बाकी चीज़ें, उन पर विचार करना भी एक प्रकार से ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा नाम हमारे सामने आया है तो इससे संगीत नाटक अकादमी की जो गरिमा है वो किस आसमान की बुलंदियों को छू लेगी, इस बात का भी अंदाज़ा लगाइए।
और उसके बाद काशी विश्वविद्यालय, फिर खैरागढ़ विश्वविद्यालय, वहाँ से और 2 अन्य विश्वविद्यालयों से इनको मानद रूप में डीलिट की उपाधियाँ भी दे दी गई, क्योंकि हर संस्थान ये समझता था कि ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ना स्वयं सम्मानित होने वाली बात हो जाती है। और इसी परंपरा में उनको पद्मश्री भी मिला, उसके बाद पद्म भूषण, और 1986 में पद्म विभूषण मिला। और तब भी जो निर्णय करने वाले लोग थे उनके सामने यही था कि इनको तो भारत रत्न जो है वो भी मिलना चाहिए। और बाद में इस बात को इसलिए छोड़ दिया गया फ़िलहाल कि समय आने के साथ साथ वो परंपरा भी पूरी हो जाएगी। और फिल्मों में भी इनकी चर्चा होती रही है। बाजीराव मस्तानी फिल्म में इनका जो संगीत था और उनका जो नृत्य निर्देशन था उसको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके नाम पर सम्मान अगणित हैं। और ऐसी विभूतियाँ मित्रों एक कालखंड में बड़ी मुश्किल से आती हैं। जब जाती हैं तो बड़ा शोक भी होता है, लेकिन साथ में इस बात का एक संतोष भी होता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना कुछ हमें दे दिया, हम वो परंपराओं को, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारी पीढ़ी और अगली आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी हैं। और ये परंपराएं निरंतर चलती रहती हैं। संगीत हो या शब्द की साधना हो मित्रों, ये तो अनवरत नदी धारा के समान होती हैं। धन्यवाद।